केसरिया पधारो अस्सलाम वालेकुम। पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। एक बहुत ही तारीखी रूट पे मैं खड़ा हूँ। ये रास्ता जो पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ जाता है, ये केपीके का मुकाम है और केपीके से हम यहाँ दाखिल होते हैं और ये तजारत का एक बहुत ही अहम रूट था। यहाँ से हम जब ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम कोहाला में दाखिल हो जाएंगे। कोहाला फलक बोस पहाड़ों में गिरा हुआ एक खूबसूरत इलाका है और बहुत बड़ी मंडी यहाँ पर हुआ करती थी और इस मुकाम की बहुत सी तारीखी अहमियत के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। चलेंगे हम कश्मीर में और इस जगह को कहते हैं बाबे कश्मीर। नया ब्रिज बना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान का नक्शा है और कश्मीर और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है उस मोहब्बत को यहाँ पर पेश किया गया है। यहाँ से हम जाएंगे, ब्रिज को क्रॉस करेंगे कोहाला, वहाँ पर जाकर हम आपको फर्दर डिटेल्स बताएंगे और एक्सप्लोर करेंगे अपने खूबसूरत कश्मीर को। चलते हैं। बरसाला गांव के संगम पे दरिया झेलम के किनारे ये टूरिस्ट लॉज है जिसकी निस्बत है कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना टूरिस्ट लॉज के हवाले से। 26 जुलाई 1944 में श्रीनगर से वापसी पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना ने इस रेस्ट हाउस में क़याम किया था और तारीख कुछ इसकी ये है, इस को पहले डाक बंगला बोला जाता था। 1849 में जब लाहौर दरबार ख़त्म हुआ और बरतानवी हुकूमत ने कश्मीर को फ़रोग़ कर दिया गुलाब सिंह को, तो फिर जो बाबे कश्मीर है कोहाला, ये सरहद तय पाई हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान। उस वक्त इसको डाक बंगला बोला जाया करता था और महाराजा जब यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर रेस्ट किया करते थे। तो चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर जिस कमरे में क़याम किया था और एक हमारी उनके साथ उनसियत है, रूहानी एक उनसियत है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, तो उस कमरे की तरफ चलते हैं जहाँ पर उन्होंने आराम किया था। चलते हैं। ये वो बेड है जिस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने रेस्ट किया था, मगर सोचता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना जब यहाँ पर आए थे और जब उन्होंने यहाँ पे आराम किया था तो आराम करते ही वो कितना थे, वो तो हमारे लिए बेआराम रहते थे। अगर हम बात करते हैं तारीख़ की, अगर हम बात करते हैं हिकमत की, अगर हम बात करते हैं तसव्वुफ़ की, किसी सब्जेक्ट पे भी बात करना चाहें तो हम उनके साथ घंटों बैठ सकते हैं। तो आज हमारी मुलाकात हुई नूर मोहम्मद जलाल साहब से। मुझे बताएं इस जगह के बारे में, कोहाला के बारे में और इस खित्ते के बारे में। ये जो बंगलो है, ये बंगलो असल में डोगरा साम्राज्य के दौर में बना। उन्होंने ये बड़े और ख़ूबसूरत बात यह है कि लोकल पत्थर है और लोकल दियार की लकड़ी। आप देखें इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसका हुस्न, इसकी मजबूती, इसकी खूबसूरती, इसमें अट्रैक्शन अभी तक बाकी। और जिस कायद ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दिया, वो शहरग वैसे नहीं कहा सर। अगर आप गौर से देखें तो ये रावलपिंडी से जब आप कोहाला की तरफ आते हैं और कोहाला से पुल क्रॉस करते हैं और ये जो सड़क सीधी मुजफ्फराबाद और उससे आगे फिर कश्मीर के इस आज़ाद हिस्से में जाती है, इसको आप अगर दूर से देखें तो ये पगडंडी शाहरग की तरह बारीक नज़र आती है।
कश्मीर की सकाफ़त, कश्मीर का रंग, कश्मीर का जो रहतल बहतल है, कश्मीर की लोकाई जिसको कहते हैं, उसके रंग भी कश्मीर की मौसमों की तरह जुड़े हुए हैं। जितने खूबसूरत फूल हैं उतने ही खूबसूरत मिजाजों के लोग यहाँ पे रहते हैं। जितने खूबसूरत रंगदार फूल हैं वैसे ही रंगदार कपड़े पहाड़ के इलाके के लोग पहनते हैं, और उनका मिजाज इस दरिया की तरह बहता हुआ बेनियाज होता है। जो आता है वो अल्लाह के मखलूक पे खर्च कर देते हैं। ये इसमें जो बुनियादी उनसर है वो सूफिया की तालीमात का है। बस आप देखें कि इस मुज़फ़्फ़राबाद जो कि सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने 1646 में आबाद किया उसने, फिर उसने एक किला भी बनाया। वो किला तो तब था कि वो मुग़लों की यलगार को रोकने के लिए, इसकी जो तारीख़ है। बहरहाल फिर बाद में जब मुग़लिया सल्तनत फैल गई तो ये शहर उसके नाम पे आबाद रहा। इसी तरह इस शहर की सबसे बुलंद मुकाम पर पीर चनासी, इनका ताल्लुक़ उच्च गिलानिया से है, और वहाँ से जो अब्दुल्ला शाह सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से फिर ये चलते चलते हरीपुर हज़ारा से करते करते यहाँ पहुँचे, और इस जगह के ऊपर ये बैठ के अल्लाह की रियाज़त और इबादत में ये मसरूफ़ रहे। और सूफ़ी का असल में सूफ़ी की कमाल उसका ये होता है कि जब वो दुनिया की इल्लतों से हट के सिर्फ़ अपने रब के साथ बेअसबाबी में रिश्ता जोड़ता है, तो तब जो है ना उसके अंदर अपने रब का इरफान उतरता है। तो कश्मीर के ख़ित्ते में जो सूफिया की खुशबू है इसके कल्चर में है। आप देखें, आप चलते फिरते गाँव में, गोटों में, गलियों में लोगों को देखें, आपको सलाम करने का अंदाज़ जो होगा वो झुक के और घुटनों पे हाथ लगा के सलाम करेंगे। ये उनके इज्ज़ की अलामत है। जब हम रावलपिंडी से आते हैं, जैसे हम कोहाला ब्रिज पे पहुंचते हैं तो कहा जाता है बाबे कश्मीर। जी जी, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, जब हम रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने के लिए आते हैं तो कोहाला इसका बाबे कश्मीर है। ये दरवाज़ा, ये पुल खुलता है तो हमारा राब्ता फिर कश्मीर, इस कश्मीर से लेके जो मकबूजा कश्मीर है उस तक जाता है। सो कोहाला को इतनी इम्पोर्टेंस हासिल है हमारे जोग्राफियाई हदूद में कि अगर कोहाला का ज़िक्र या कोहाला की इम्पोर्टेंस हम छोड़ दें तो हमारा राब्ता रावलपिंडी या पंजाब के उस इलाके से लेके कश्मीर की तरफ जाते हुए श्रीनगर तक हम बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। सो ये कोहाला का पुल है या कोहाला का वो है जो बाजू खोल के हर आने वाले को खुश आमदेद कहता है। क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या इक़दामात की ज़रूरत है कि हम टूरिज़म को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें? टूरिज़म के हवाले से हमारा ये जो एरिया है सर, ये आइडियल है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारे जो वो लोग जो ओवरसीज़ में अपने अपने वेल सेटल्ड हैं, वो अगर वो इन इलाकों में आके यहाँ पे होटल्स का या फिर इंटरटेनमेंट के लिए कोई पार्क या कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जो लोगों को अट्रैक्ट करें। और जैसे ये एक दरिया है, ये अब इस दरिया का एक अपना हुस्न है, इसकी रवानी, इसके पानियों का शोर, उसकी एक अपनी गुनगुनाहट है, वो सारा ये नेचर है। जी जी। और ये कई जहनी बीमारियों का इलाज है कि सिर्फ आप बैठ के इसको सुनते रहें। पधारो बरसाला, वहाँ हमारी मुलाकात हुई खालिद गिलानी साहब से और इन्होंने हमें दावत दी कि आएँ, हम आपको लेकर चलते हैं अपने गांव बरसाला। और हम यहाँ पहाड़ी के ऊपर आ गए और यहाँ पर आखिरी घर इन्हीं का है। और जब यहाँ पर आए हैं तो वजह यही थी कि अभी भी ये अपनी सकाफ़त और अपने घर से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो क्या वजह है, क्या जुड़ने की वजह है? इस्लामाबाद में ज़बरदस्त आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना दूर सफ़र करके आप क्यों आते हैं? अमन भाई बहुत शुक्रिया। जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है उस मिट्टी में आपकी एक अट्रैक्शन होती है, आप उसको कभी छोड़ नहीं सकते। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन उस मिट्टी से जो आपका प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो एक नेचुरल जो हमारा गांव का एक माहौल है। अगर आप देखें इस तरफ बकरियां रखी हुई हैं, ये भैंस रखी हुई है, एक प्योरली जो आपका टिपिकल गांव का माहौल है वो। अच्छा, यहाँ के अपने मकामी फ्रूट्स जो आपने लगाए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। सर, यहाँ पे लोकल जो हमारे फ्रूट्स हैं, नीचे ये खुबानी है, लोकाट, आगे वो सामने अनार लगा हुआ है, इंजीर्स हैं, और ये आड़ू हैं,
ये हमारा लोकल यहाँ का फ्रूट है। पीछे अखरोट भी है थोड़ा सा, ये हमारा जो कश्मीर का लोकल ये भी लगा हुआ है। जी। और ये सारा हमारा यहाँ का लोकल फ्रूट है सर। ये दीवार मैं देख रहा हूँ आपने बनाई है और इसमें मकामी पत्थर इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल अमन भाई, ये यहाँ के लोकल जो मेसन्स हैं ये वो काम करते हैं और ये इस काम में बड़े आप ये कह सकते हैं प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें, इसमें कहीं कोई पिलर कोई यूज़ नहीं हुआ और इसकी लाइनिंग देखें, बड़ा अलाइनमेंट इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, कोई पत्थर ज़बरदस्त बाहर है, ज़्यादा कोई उभरा पत्थर नहीं बाहर हुआ। नहीं जी। है और किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है और उसके बगैर ये बना हुआ है। अर्थक्वेक से पहले हमारे ये जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं जी, जी। ये इसी पत्थर के बने होते थे। ठीक। ये स्टोन वर्क जो है लोकल ये ख़त्म हो गया जी। है और अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं कंक्रीट की तरफ। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जैसे अब जो मेसन्स हैं जो मजदूर पे काम करते हैं, ये एक एक्सपर्ट काम है। जी, अब बिल्कुल। आपके पास वो लोग मौजूद हैं? ये आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। ये कश्मीर या कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ के कुछ वो हैं जहाँ पे ये काम स्टोन वर्क किया जाता है। अरे ये वाह। बल्कि ये देखें आप, ये बकरी का छोटा सा बच्चा है। अरे दिखाइए वजी, इसको मैं ले लूँ, साथ ले जाऊँ इसको मैं? ये बहुत न्यू बर्न बेबी है, छोटा सा जी। ये मेमना जी, और कहते हैं ना कि जब ये मेमने भागते हैं इनको देखते हैं हम, तो वो देखकर वो एहसास होता है ये कि जैसे भज्जी को बड़े पसंद है और अब्दुल्ला को, और माशाल्लाह। इन्होंने रखे हुए हैं जी। दोहाला से 30 मिनट की मुसाफत के बाद जब आप बाग की तरफ जा रहे होते हैं तो धीरकोट आता है। धीरकोट बाईपास की तरफ निकलते हैं तो बहुत घना जंगल है देवदार के दरख्तों का। उस जंगल के दरमियान में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो 1954 में बनाया गया था। और टूरिज़म के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि यहाँ पर वेल प्रिजर्व फॉरेस्ट है और घने और बड़े दरख्त मैंने देखे हैं जी देवदार के। और जब आप भी आएँ अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएँ और इनको एनवायरनमेंट दिखाएं कि इस एनवायरनमेंट की वजह से जो फॉरेस्ट बचा हुआ है, यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत है। इन जगह पे आकर वो एक तो कदर करेंगे मदर नेचर की और रब ताला की सनाई कर रहे होते हैं ये दरख्त, और दूसरा वो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। हम कहते हैं ना कि आप दरख्त लगाएं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें ये ताकीद की गई है कि दरख्त लगाना सुन्नत है उनकी। बाग में घूमते फिरते हम एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पर हमारी एक नौजवान से मुलाकात हुई जो यहाँ पे एक आर्ट गैलरी को रन कर रहे हैं। ना सिर्फ वो रन कर रहे हैं बल्कि वो खुद भी एक आर्टिस्ट हैं और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो टीच भी करते हैं हाउ टू पेंट, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू स्केच। तो बड़ा आपको एक खुशगवार हैरत होती है कि जब एक छोटे शहरों में जहाँ पर फैसिलिटीज़ की बहुत कमी होती है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी नहीं होते हैं आर्ट के, तो वहाँ पर कोई आपको ऐसा नौजवान मिले। कैसे हैं हमदान? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं?
मैं यहाँ पर एंटर हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि स्केचेस भी हैं, यहाँ पर लैंडस्केप भी है, पेंट्स भी हैं, बड़ा काम मैं देख रहा हूँ। तो कैसे ख्याल आया एक आर्ट गैलरी बनाने का इस जगह पे बैठ के, जो कि कोई इतनी बड़ी कमर्शियल सिटी भी नहीं है? हाँ बिल्कुल, आर्ट जो है पेंटिंग वगैरह स्केचिंग वगैरह मैं बचपन से ही कर रहा था, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में जो है खास करके बाग में यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं था कि जो बच्चों को आर्ट वगैरह सिखाए या पढ़ाए। तो इस तरह जो है ना मैंने खुद जो है ट्रैवल करके इस्लामाबाद से इस्लामाबाद लोक विरसा से कुछ क्लासेस ली आर्ट की, और फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने बाग में जाके अपने गांव में जाके जो इस तरह के बच्चे हैं जो आर्ट का शौक़ रखते हैं या इसे प्रोफेशनली देख रहे हैं, तो उन्हें उनकी जो स्किल्स हैं ना उनको मैं पॉलिश करने के लिए मैं वापस अपने गांव में आया। और यहाँ पे आके ना तो मैंने ये गैलरी जो है ये इसकी बुनियाद रखी और फिर मैंने बच्चों को सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं, और ख़ास करके जो अपना जो कल्चर है, हमारा कश्मीर का जो कल्चर है जो नापैद हो रहा है, उसको हम पेंटिंग्स के ज़रिए सेव करके दुनिया तक पहुँचा सकें। तो कितने आपके पास लड़के लड़कियाँ जो एज अ स्टूडेंट आपके पास से काम सीख के गए हैं और जो अभी भी आते रहते हैं? मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ, तकरीबन 20 तकरीबन बच्चियाँ थी और 10 तकरीबन बच्चे थे जो अब तक जो है ना आर्ट सीख के वो इस पे काम कर रहे हैं, कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, इससे कमा भी रहे हैं। रिस्पांस कैसा है लोगों का? आपकी आर्ट गैलरी में लोग विज़िट करते हैं, ख़रीदते हैं, किस तरह का रिस्पांस है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्ट को नहीं समझते, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम एग्जीबिशंस करते हैं छोटे छोटे। जब भी कोई इस तरह का कोई दिन आता है, जैसे कि 9 नवंबर हो गया या कोई और तारीख़ी दिन होता है, उस दिन को हम कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करते हैं। फिर लोग जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग अपने बुज़ुर्गों की तस्वीर बनवाते हैं, और जो है ना बहुत सारे लोग अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग्स हमसे ख़रीदते भी हैं। डेकोरेट करने के लिए ज़्यादातर कौन सी पेंटिंग्स दी जाती है? ज़्यादातर लैंडस्केप्स वगैरह। लैंडस्केप्स वगैरह, जी। वो देहात के वो हल चलाता हुआ किसान और वो जो बहती हुई आबशार और वो जो औरतें खेतों में काम कर रही जी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कोई एक ऐसा आइडिया जो आप बताएं जिस पे आप कम करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब वो होगा तो वो एक शाहकार होगा? अच्छा, आर्ट के हवाले से एक मेरा आइडिया है जो कि मैं समझता हूँ कि ओरिजिनल पेंटिंग या जो है ना एक नई आर्ट में एक इजाद हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा पीछे जाना पड़ेगा कि जैसे पुराने ज़माने में जो आर्टिस्ट थे जो काम करते थे, तो उनके पास सिरे से कलर्स होते ही नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि वो पौधों से और मिट्टी से और इस तरह की चीज़ों से नेचुरल कलर्स बनाते थे और फिर उन्हें पेंटिंग में यूज़ करते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा जो ओरिजिनल वर्क जो मेरी इमेजिनेशंस हैं खास करके, उससे मैं दोबारा कैनवस पे नेचुरल कलर्स के साथ उतारूँ। तो वो पाकिस्तान में और बाहर की जो गैलरीज़ हैं वो इस चीज़ को पसंद भी करेंगी, और जो है ना इस मैं ये समझता हूँ कि ये ओरिजिनल आर्ट कहलाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। पधारो कश्मीर के 10 अजला में से एक ज़िला बाग है। 1988 में इसे ज़िले का दर्जा दिया गया था। यहाँ के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं हर तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक वैली है, और यहाँ के जो सबसे मशहूर तफरी मकामात हैं उनमें से एक है गंगा चोटी, जिसकी ऊंचाई 3044 मीटर है। लसडन्ना भी एक बहुत खूबसूरत तफरी मकाम है। यहाँ पे एक कला हुआ करता था, उस कला के ऊपर एक यादगार बनाई गई है। ट्रिब्यूट देने के लिए नाम लिखे गए हैं उन शहदा के जो इकट्ठे हुए थे इस तहरीक को चलाने के लिए कि हमको कश्मीर को एक अलहदा हैसियत दिलवाएंगे डोगरा राज से। डिटेल्स के लिए हमारे साथ आ रहे हैं प्रोफेसर शफीक साहब, उनसे हम बात करेंगे इसकी तारीख़ी हैसियत के हवाले से और इन शहदा के हवाले से। बाग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात हैं यहाँ। जी जी। एक तो ये है कि हमें एक अजीब अलमिया से गुजरना पड़ता है कि बाग का जो साबका नाम है ये हमें नहीं पता। ठीक। मुजफ्फराबाद का तल्लुक पता चल गया इसलिए कि पुराना का नाम बतस्ता था, तो बतस्ता उसने राजदगनी में उसका तस्करा मौजूद है। ठीक। हमारे बाग का जो पहला नाम था इसका कोई तस्करा मौजूद नहीं। एक रवायत तो ये है कि यहाँ 1500 बरस पहले जी जी कोई राजा बागान राय हुआ है जी, जिसने ये किला भी तामीर करवाया। अच्छा। और फिर ये कि वो कहीं उस ज़माने में ज़लज़ला हुआ और ये सारे नाले जो है वो बंद हो गए, तो जब ये नाले इरोड हुए तो ये सारे अपने साथ सारा शहर भागे ले गए। अच्छा। तो उसमें से ये आसार बाकी बचे हुए थे, ये किले वाले। बाग के जो हमारी ये मौजूदा तारीख़ है इसमें सबसे पहली जो
बगावत है वो हुई है 1832 में सिख रजीम के ख़िलाफ़। ठीक। उस वक्त ये अलग सुबह जम्मू का हिस्सा था और गुलाब सिंह यहाँ का गवर्नर था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक। रंजीत सिंह की गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी अभी सैयद अहमद शहीद हुए थे 1831 में वहाँ बालाकोट में, तो वहाँ इस इलाके के लोगों ने भी शिरकत की थी जिहाद में। तो ये लोग सारे भाग के बाद वापस आए, तो इन्होंने इस जगह पर यहाँ और मंग में ठीक एक तहरीक आज़ादी की इब्तिदा की। 1832 से 36 तक ये तहरीक चलती रही और इसमें बेशुमार लोग शहीद हुए, यहाँ भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं। इधर एक नीचे एक वो है सुरंग, जो लोग गिरफ़्तार हुए वो इस किले के नीचे से सुरंग बना के वहाँ से नीचे निकले हैं। अच्छा, यहाँ गिरफ्तार थे इस यहाँ किले में गिरफ्तार और सुरंग बनाकर सुरंग निकले। बना के निकले, वो उसका आसार मौजूद है अभी सुरंग के। और जो 47 में एक वाक़या हुआ था उसके बारे में मुझे बताएं शोहदा के हवाले से। 47 में 2 वाक़यात में एक ही वाक़या। एक तो ये है कि लोगों के घरों से असला जमा कर लिया उन्होंने, तमाम लोगों के घरों में से असला को खाली कर दिया और यहाँ इस इलाके में इस थाने में डंप कर दिया उन्होंने। अच्छा। और फिर ये जो सरबरावरदा किस्म के लोग थे, जो वोकल लोग थे, जी जी। जो नंबरदार थे, चौकीदार थे, जो उनको गिरफ़्तार कर लिया जी। उन्होंने और यहाँ आके उन्होंने कैद कर लिया। इसमें से जो लोग बचे हैं जी। वो 4-6 लोग ही हैं। डोगरों को ये ख़तरा था कि ये लोगों को मुलज़म करेंगे, सो उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पर इन सब लोगों को गिरफ़्तार करके थाने में कैद कर लिया। अच्छा। अब चूँकि वो यहाँ से भागने की तैयारी में थे, तो उन्होंने सोचा भागते भागते ये जो हमारे पास कैदी हैं इनको सारों को मार देते हैं। ये खबर मिल गई हमारे कैदियों को। अच्छा। तो उन कैदियों में से जो लोग बचे हैं वो एक छोटी सी खिड़की थी, उस खिड़की से बाहर छलांग लगाते रहे। जो लोग निकले, बाकी बचे उनको सबको तलवारों के लिए शहीद कर दिया यहीं इस किले के अंदर। उसके बाद ये चूँकि बहुत जल्दी, मेरे ख्याल 1 महीने गुजरा होगा इस वाक़े के बाद, कि उनके ऊपर यहाँ मुजाहिदीन ने हमला कर दिया बाग में, फिर कटी से परे तक भगा दिया था इनको। इधर पुंछ तक लोग चले गए थे। तो ये मकामी लोगों ने जो मुख्तलिफ जो कबाइल आबाद हैं जी जी। या जो मुजाहिदीन आबाद, वो चूँकि मेंटली ये लोग, एक बुनियादी बात यह है कि रोज़गार के लिए हमारे लोगों के पास कोई सिवाय खेती बाड़ी का कोई ज़रिया नहीं था, मुलाजमत थी नहीं, तो सिर्फ फ़ौज में भर्ती होते थे। बाग शहर से निकले और वहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे एक पनियाली गांव है। सड़क से हट के 1.5 से 2 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ता है। आप नीचे वैली की तरफ आते हैं, इंतहाई हसीन वैली है। यहाँ आने की वजह ये थी कि सुहेल भाई मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपको दावत देता हूँ, आपको ऐसी शानदार लस्सी पीने को मिलेगी कि आप फिर बार बार हमारे गाँव आएँगे। सुहेल भाई। जी भाई। आपको बहुत खूबसूरत गाँव है। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गांव आपके सामने है, बहुत अच्छा गांव है। आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ने हुनर भी अता किया है, आपकी अपनी बेकरी भी है, आप बेकिंग के काम में भी हैं, और जो बाग की बेकरियाँ हैं वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह क्या है? बस ये हमारा चूँकि आप ख़ानदानी काम ही कह लें। पहले मेरे वालिद साहब करते थे, अभी मैं करता हूँ, मेरा छोटा भाई है, हम दोनों मिल के करते हैं। इधर कश्मीर में ही पहले उधर KPK में थी हमारी बेकरी, अभी आ गए इधर कश्मीर में त्राड़खल में हमारी बेकरी है, किला मंशाबाद में। तो यहाँ की जो ज़िंदगी कैसी है, कम्युनिटी आपस में कितना बॉन्ड है आपका, कितना आपस में प्यार है लोगों का, खुशी गमी में आप कैसे शरीक होते हैं, रस्म व रिवाज यहाँ के क्या हैं? जी हमारा चूँकि ये आप देख लें देहाती माहौल है, तकरीबन ठीक है। हमारे गांव की सतह पे आप देख लें बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत वाला माहौल होता है, खुशी गमी हमारी साझी है। खेती बाड़ी आप देख लें, चूँकि ये बिल्कुल हम रोड से खासी दूर हैं, तो ये बैलों वाला काम ही होता है। आपके मैं चावल के खेत भी ये देख रहा था यहाँ पे। जी जी, चावल भी होते हैं। अभी चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो गई हैं, पानी की किल्लत हो गई है, उस तरह से तो नहीं है चावल वाला मामला। जी जी। लेकिन पहले आज से 10-20 साल पहले तो हमारा अपना चूँकि पूरा साल का राशन हो जाता था चावलों का। जी जी। तो लस्सी की दावत आपने हमें क्यों दी? जी लस्सी की दावत चूँकि आपको इसलिए दी कि ये जो चीज़ें हैं नेचुरल, ये अभी तकरीबन नापैद हो गई हैं। सुहेल भाई, लस्सी बनती किस तरह है?
लस्सी चूँकि बनती इस तरह है ना भाई कि ये जो दूध होता है इसको 3-4 दिन चूँकि हम वो गाय के उसी दूध से बच्चे भी पीते हैं और उसके बाद चाय वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको जमाते हैं। तो जब वो इस काबिल हो जाता है कि उसको अभी उससे लस्सी बनाई जाए और उससे जो है ना मक्खन निकले, तो उसके बाद फिर हम ये जो है हमारा पुराने ज़माने में इसको अभी तो खैर बहुत कम लोग जानते हैं, इसके नाम ही नहीं आते हैं लोगों को, तो वो कूड़ होता है और उसके बाद मंदानी कहते हैं उसको, हाँ उसके साथ जो है ना वो लस्सी बनाते हैं। तो वो जो लस्सी बनती जाती है तो फिर वो मक्खन जो है ना वो ऊपर आ जाता है, मक्खन को हम निकाल लेते हैं और लस्सी जो है वो इस्तेमाल के लिए जो है ना पीने के लिए। हाँ। बच्चे मीठी लस्सी पसंद करते हैं या नमक वाली? हमारे इलाके में चूँकि नमक वाली मीठी लस्सी का इतना उस तरह का ट्रेंड नहीं है, तो नमकीन लस्सी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खुदा की कसम से स्वाद आ गया बादशाह, बड़ी घनी, बड़ी गाढ़ी लस्सी, और वो जो कहते हैं ना कि आपकी रूह तक तरोताज़ा हो गई है, तो मैं तो उसका लुत्फ़ उठा रहा हूँ। तो जनाबे वाला, ये लस्सी मैं घर तो ले जा सकता नहीं हूँ, सो ये लस्सी मैं पीऊँगा, लुत्फ़ उठाऊँगा, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और कहते रहें पधारो मारे देश।